Yes, shall I start? Okay, so rat trap. What do you mean by rat trap? चूहेदानी यानी चूहे पकड़ने का जो पिंजरा होता है, that is called rat trap. And this is written by Selma Lagerlöf, a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. तो जनरली इनकी जितनी भी स्टोरीज रही हैं उनमें एक कॉमन थीम है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है और थोड़े वक्त के लिए वो दब सकती है, छुप सकती है कहीं, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और प्यार अगर उसको मिले तो वो अच्छाई फिर से इंसान में पैदा हो सकती है. So this is the common and essential theme in all the stories of Selma Lagerlöf. Let us see. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. So, there was a man जिसका काम सिर्फ इतना था कि वो छोटे छोटे जो स्मॉल रेड ट्रैप्स हैं, चूहेदानी, चूहे के पिंजरे, वो बेचता था घूम घूम करके. और खुद उसने ये रेड ट्रैप्स बनाए थे. जो भी बचा कुचा वायर वगैरह उसको मिल जाता था फार्म से या स्टोर से. लेकिन ये जो बिजनेस था वो प्रॉफिटेबल नहीं था बिकॉज बहुत ज्यादा जरूरत होने पर ही लोग रेड ट्रैप्स खरीदते थे. तो इसलिए उसको भीख भी मांगनी पड़ती थी और कभी कभी छोटी मोटी चोरियां भी वो कर लेता था खुद को जिंदा रखने के लिए. लेकिन तब भी उसके पास इतना नहीं होता था कि वो अपनी जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनको फुलफिल कर सके. उसके कपड़े अभी भी फटे पुराने थे. His cheeks were sunken, गाल पिचके हुए थे. भूख उसकी आंखों में साफ नजर आती थी. यानी he could not avail the meals for 2 times. 2 वक्त का खाना भी उसको नहीं मिलता था और ना ही वो ढंग के कपड़े पहन सकता था. नो वन कैन इमेजिन, और ना ही उसके पास रहने को घर था. तो एक बहुत ही उदास और मोनोटोनस यानी नीरस, एक जैसी, जिसमें कोई फन नहीं है, कोई इंजॉयमेंट नहीं है, तो वो उसकी लाइफ थी. वैगाबॉन्ड यानी जो इधर उधर घूमता रहता है, रोड पर कहीं भी बैठ जाता है, कहीं भी सो जाता है, कहीं भी, because he does not have a house to live. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him. And then
Everything came to an end. एक दिन जब वो ऐसे ही बैठा बैठा सोच रहा था, अपने रैट ट्रैप्स को देख रहा था, तो उसको एक ख्याल आया, एक विचार उसके दिमाग में आया और वो सोचने लगा कि ये जो पूरी दुनिया है, ये भी एक तरह से एक बड़ा रैट ट्रैप है. इट्स ऑल्सो लाइक अ बिग रैट ट्रैप, क्योंकि बेट यानी जो लालच के लिए हम लगाते हैं उसमें चूहेदानी में, टू अट्रैक्ट द रैट्स. जैसे ही वो आते हैं उसको टच करते हैं, बेट यानी वो लालच के लिए जो कुछ भी हम उसको ललचाने के लिए वहां रखते हैं, जैसे ही वो आकर के उसको छूता है और वो उस पिंजरे में फंस जाता है. तो इन द सेम वे दिस वर्ल्ड इज ऑल्सो लाइक अ बिग रैट ट्रैप. और जैसे कि हम रैट ट्रैप में चीज पोर्क वगैरह लगाते हैं टू अट्रैक्ट द रैट्स, तो वैसे ही इस दुनिया में भी हमें बहुत सारी चीजें ऑफर होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें ललचाती हैं. इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, जितना भी लग्जरीज हैं यहाँ की, शेल्टर एंड फूड, ईट एंड क्लोथिंग, तो ये सब हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, हमें ललचाती हैं. और फिर जब हम इनकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो हम इसी में कैद होकर के रह जाते हैं. यानी कि हमारी इंडियन माइथोलॉजी में अगर हम कहें तो मोह माया के जाल में फंसना, यानी जब हम मोह में, ये माया यानी कि जो भी फिजिकल प्लेजर्स हैं, इन सब में जब हम फंस जाते हैं तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं एंड वी आर जस्ट ट्रैप्ड इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में हम कैद हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं. नथिंग एल्स वी कैन रिमेम्बर. हम सेल्फिश भी हो जाते हैं, हमें और कुछ नजर ही नहीं आता है सिवाय अपनी नीड को फुलफिल करने के. So he enjoyed this thought that the world is a big rat trap. The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. It became a cherished pastime of his during many dreary plodding to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bay. और जो उसकी कंडीशन थी, जो उसकी स्थिति थी, तो वर्ल्ड यानी ये दुनिया ने कभी उस पर दया नहीं की थी, दुनिया उसके लिए कभी अच्छी नहीं रही थी, बिकॉज नोबडी वाज काइंड टू हिम, नोबडी थॉट ऑफ हिज कंडीशन. तो वो दुनिया के बारे में इसी तरह से सोचता था और ये उसका बहुत अच्छा पास टाइम बन गया. ड्रेरी प्लॉडिंग यानी कई बार जब वो बहुत गहराई से सोचता रहता था तो वो दुनिया के बारे में यही सोचता था कि ये दुनिया जो है एक बड़ा रेड ट्रैप है, नथिंग एल्स. प्लॉडिंग मीन्स टू वॉक हैवीली, यानी चलते चलते जब वो इधर उधर घूमता रहता था और सोचता रहता था. और जितने भी लोगों को वो जानता था वो यही सोचता था कि ये सब लोग खतरनाक, स्नेयर, स्नेयर मीन्स पिंजरा, इस खतरनाक पिंजरे में फंसते जा रहे हैं और बाकी लोग भी उस बेट यानी उस लालच के आगे पीछे चक्कर लगा रहे हैं. One dark evening as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask shelter for the night. Nor was he refused. Instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. और एक दिन ऐसे ही जब वो रोड के किनारे घूम रहा था, चल रहा था एमलेसली, यूजलेसली, तो उसको एक ग्रे कलर का कॉटेज रोड के किनारे नजर आया और उसने when he knocked the door, उसको रात भर के लिए शेल्टर चाहिए था, सोने के लिए जगह चाहिए थी. तो जैसा कि अक्सर उसके साथ होता था, लोग दरवाजा खोलते थे और उसको देख करके शक्लें बनाकर वापस दरवाजा बंद कर देते थे. तो यहाँ जो कॉटेज का ओनर है
उसने उसके लिए दरवाजा खोला और ही वॉज एन ओल्ड मैन, जो शायद अकेला वहां रहता था, और वो बहुत खुश हुआ कि चलो कोई तो उसको मिला साथी जिससे कि वो बात कर सकता है. So immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved out such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. और उसने उसको बहुत अच्छे से वेलकम किया, उसके लिए खाना बनाया, खाना खिलाया और टोबैको ही प्रोवाइड करवाया. फाइनली he got out an old pack of cards and played Mazoles with guests until bedtime. और उसके बाद उसने ताश निकाली, वो दोनों ताश खेलते रहे. गेम मोजोलिस इज अ गेम ऑफ कार्ड्स. तो वो दोनों ताश खेलते खेलते फिर बाद में सो गए. Then the old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramsjo Iron Works and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. और जो ओल्ड मैन था उसने उसको अपने बारे में सब कुछ बता दिया. इतना विश्वास उसने एक अजनबी पर कर लिया दैट ही टोल्ड हिम एवरीथिंग. उसने ना सिर्फ उसको पॉरिज और टोबैको प्रोवाइड करवाया बट बल्कि अपना विश्वास भी उसमें जाहिर किया. और उसने बताया कि पहले वो ऐसा नहीं था, ही वाज वेरी प्रोस्पेरस, और राम्स जो आयरन वर्क्स में वो काम करता था. अब क्योंकि वो इतनी मेहनत नहीं कर सकता, ही हैज बिकम ओल्ड, तो ये जो गाय है ये इसको सपोर्ट करती है, यानी कि गाय का दूध जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेच करके वो अपना अर्निंग करता है. Yes, that bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. और वो जो आदमी था वो इतना सीधा था कि उसने सब कुछ बता दिया कि इस काउ प्रोडक्ट, मिल्क वगैरह जो भी है वो बेच करके उसने पिछले महीने 30 क्रोनर्स कमाए हैं. और उसने उसको दिखा भी दिए कि वो विंडो फ्रेम के पास एक कील पर टंगा हुआ एक छोटा सा लेदर पाउच है, उसके अंदर वो 10 क्रोनर बिल्स रखे हैं. The next day, both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the red trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. But half an hour later, the red trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however. He only went up to the window, smashed the pane, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. He took the money and thrust it into his own pocket. अगले दिन सुबह वो दोनों उठे, तो जो क्रॉफ्टर था वो उसको गाय का दूध निकालने जाना था, और ये जो रेड ट्रैप सेलर था इसको लगा कि जब घर का मालिक उठ गया है तो उसको भी नहीं सोते रहना चाहिए, तो वो भी उठ गया और दोनों ने सेम टाइम पर कॉटेज छोड़ा. क्रॉफ्टर ने दरवाजा बंद किया, चाबी अपनी जेब में रखी
और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर, आधा घंटे बाद ही वो रेड क्रेप पेडलर दोबारा वहां आया और खिड़की में से जो विंडो पेन है उसको तोड़ करके हाथ डाल करके पाउच निकाला और उसमें से 30 क्रोनर्स लेकर अपनी जेब में रख लिए। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. और उस खाली लेदर पाउच को वापस वहां पर टांग करके वो चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. During the first hours, this caused him no difficulty. Later in the day, it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. और जैसे ही वो पैसे लेकर के वहां से चला, तो शुरू में तो वो बहुत खुश हुआ that he had got the money. अब कुछ दिन का काम उसका आराम से चल जाएगा, लेकिन अंदर जो गिल्टी कॉन्शियस था उसका, तो उसको लगा कि अब उसको हाईवे पर, पब्लिक हाईवे पर नहीं चलना चाहिए क्योंकि वो पकड़ा जाएगा। तो उसने रोड छोड़ा और जंगलों में, वुड्स मीन्स फॉरेस्ट, तो जंगल में वो घुस गया। शुरू में उसको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, लेकिन वो जो जंगल था वो बहुत बड़ा था और कंफ्यूजिंग था, तो वो अंदर रास्ता भूल गया और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि किस डायरेक्शन में चले। वहीं से घूमकर वापस वो उधर आ जाता था। He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और काफी चलने के बाद, काफी घूमने के बाद भी उसको जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो घूम फिर करके वापस उसी जगह पर पहुंच जाता था। All at once he recalled his thoughts about the world and the red crab. Now his own turn had come. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. Finally, he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. और अचानक से उसको याद आया उसके अपने ही थॉट्स, जो वो सोचता था कि दिस वर्ल्ड इज लाइक अ बिग रेड ट्रैप, और अब उसकी खुद की बारी आ गई थी। उसने बेवकूफी में उस लालच, यानी कि वो जो 30 क्रोनर्स थे, उसके लालच में आकर के अपने आप को फंसा दिया था और वो अब खुद एक पिंजरे में फंस गया था, क्योंकि इस घने जंगल में, जो बहुत घना जंगल था, जगह जगह जो लकड़ी के गट्ठर पड़े हुए थे, ट्रंक्स एंड ब्रांचेस वर हैंगिंग, एंड उसको लगा कि ये सब इम्पेनिट्रेबल, यानी जिसमें से घुसना या निकलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो वो इस जंगल में अब फंस चुका है, इस पिंजरे में वो कैद हो चुका है। और लेट दिसंबर का टाइम था, यानी सर्दियों के दिन थे, तो दिन भी छोटे होते हैं, जल्दी ही अंधेरा। तो अब अंधेरा बढ़ता जा रहा था, उसके साथ साथ खतरा भी बढ़ता जा रहा था और उसका दुख और निराशा भी बढ़ती जा रही थी। उसको लगा कि अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और वो सोचने लगा कि उसका लास्ट मोमेंट आ चुका है, यानी अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है। But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes
from an iron mill. He thought, there must be people nearby. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. The Ramsjo ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill, and forge. In the summertime, long lines of heavily loaded barges and boats slid down the canal, which led to a large inland lake, and in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron, which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. और जैसे ही वो शांत होकर के वहां बैठा, उसने आवाजें सुनी हैमर स्ट्रोक्स की, यानी हथौड़े से जो आयरन को तोड़ा जाता है, कूटा जाता है। तो उसको उस आवाज सुन करके लगा कि यहाँ जरूर पास में ही कोई आयरन मिल है, वहां कुछ लोग होंगे। और फिर उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और जो आवाज का डायरेक्शन था, उस आवाज की दिशा में वो चल दिया। Staggered means लड़खड़ाते हुए चलना, because he was too tired and hungry. तो वहां वो चल दिया। और राम्सजो आयरन वर्क्स ये कभी बहुत बड़ा लार्ज प्लांट हुआ करता था, विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल, जहां सारे काम होते थे, और हैवी लोडेड बार्जेस, वहां से गाड़ियां निकलती रहती थी। तो इट वाज अ बिग एंड फेमस प्लांट। चारकोल क्रेट्स से भरी हुई गाड़ियां वहां देखी जा सकती थी। कोल डस्ट उड़ती रहती थी, बिकॉज उसको फर्नेसेस में आयरन को गर्म किया जाता है। एंड अब दैट डे, जिस दिन की वो आयरन मिल की तरफ जा रहा था, दैट वाज द इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस। क्रिसमस से पहले की वो शाम थी, और मास्टर स्मिथ अपने हेल्पर्स के साथ वहां बैठा हुआ था फर्नेस यानी भट्टी के पास। एंड ही वाज वेटिंग फॉर द पिग आयरन, जो उसमें पिघल रहा था लोहा, उसका वो वेट कर रहा था कि वो तैयार हो जाए, देन उसको प्रोडक्ट उससे बनाए जाएंगे, सांचों में उसको डालेंगे एंड इट विल बी ट्रीटेड। Every now and then, one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration, though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. और भट्टी जल रही थी, उसमें वो पिग आयरन को गर्म किया जा रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में जो हेल्पर्स थे वो आकर के उसको थोड़ा सा ठीक कर जाते थे, ताकि वो प्रॉपरली तैयार हो सके आयरन बार। और उसमें कुछ नहीं पहना हुआ था, एक बड़ी सी लंबी शर्ट पहनी हुई थी एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, जो उनकी ड्रेस थी, जो हेल्पर्स थे। All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. और वहां पर जिस तरह की आवाजें आती रहती हैं, जो भी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज या मिल्स होती हैं, वहां पर जो काम होता रहता है, तो उसी तरह की आवाज हो रही थी। कोयला जो था वो जल रहा था, तो वो चटकने की जो आवाजें होती हैं, दैट वर देयर। और जो फायर बॉय था, वो चारकोल थोड़ी थोड़ी देर में भट्टी में डाल जाता था, कोयला, उसकी आवाज थी। Then outside roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick-tiled roof. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate
and entered the forge until he stood close up to the furnace. और थोड़ी ही दूरी पर वाटरफॉल था, तेज हवाएं भी चल रही थी। तो इन सब आवाजों की वजह से शायद जो ब्लैक स्मिथ था, जो वहां बैठा हुआ था, उसने नोटिस नहीं किया कि कोई आदमी गेट खोल करके अंदर आ गया है, जब तक कि वो बिल्कुल भट्टी के पास में नहीं पहुंच गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty ragged, and with a bunch of red traps dangling on his chest. He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. The tramp did not say anything either. He had not come there to talk, but only to warm himself and sleep. और जैसा कि उस जैसे गरीब जो इधर उधर घूमते रहते हैं, बेसहारा बेघर-बार लोगों के लिए इससे बेटर शेल्टर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सर्दियों के दिन थे, वहां आग के पास थोड़ी सी गर्माहट उसको महसूस हो सकती है, तो अक्सर शायद इस तरह के लोग वहां आ जाया करते होंगे। इसलिए जब उसने परमिशन मांगी वहां सोने की, वहां रुकने की रात भर के लिए, तो ब्लैक स्मिथ ने कुछ नहीं कहा और बिना कुछ बोले जस्ट उसको एक बार देखा और इशारा कर दिया दैट ही कुड स्टे देयर। और जो मैन था, ये जो रेड ट्रैप सेलर था, उसने भी कुछ नहीं बोला, बिकॉज वो भी वहां बातें करने नहीं आया था। ही हैड जस्ट कम टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। In those days, the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. And at this very moment, he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. और उस वक्त राम्सजो आयरन मिल का जो ओनर था, वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट यानी जाना पहचाना आयरन मास्टर था, और उसका सबसे बड़ा एम्बिशन यही था कि मार्केट में सबसे अच्छी क्वालिटी का आयरन प्रोवाइड करवाया जाए और पूरा काम ढंग से हो, प्रॉपरली हो। इसलिए वो बार बार खुद चेक करने, खुद उस काम को सुपरवाइज करने के लिए आया करता था। एंड इसी तरह से उस दिन भी नाइटली राउंड यानी इंस्पेक्शन करने के लिए वो आया। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. The iron master did not follow the example of the blacksmith, who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, and then tore off his slouch hat to get a better view of his face. But of course, it is you, Nils Koloff, he said. How you do look. और जब वो ओनर जो था आयरन मास्टर, वो वहां पहुंचा, तो सबसे पहले उसने देखा कि जो फर्नेस है, भट्टी है, उसके जस्ट पास में एक आदमी लंबा सा लेटा हुआ है ओढ़ करके, और उसके कपड़े बारिश में गीले हो चुके थे, तो इतनी पास में था वो कि जो गर्मी आ रही थी भट्टी से, उससे उसके कपड़ों में से भी भाप उठ रही थी। तो आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ की तरह उसको इग्नोर नहीं किया, बल्कि वो ध्यान से उसको देखने लगा। उसके पास जाकर के उसने उसको बहुत ध्यान से देखा और उसका जो हैट था, जो उसने अपने चेहरे पर ढक रखा था, उसको हटाया और कुछ उसको लगा जैसे कि वो उसको जानता है। सो ही सेड, इट इज यू नील्स कोलोफ, he said. How you do look.
जैसे कि वो उसका कोई परिचित है और उसने कहा ये तुम्हारी क्या हालत हो गई. The man with the red traps had never been before seen their own master at Ramsjo and did not even know what his name was. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. You should not have resigned from the regiment, said the iron master. और जब उसको लगा कि जो ये ओनर है, आयरन मास्टर है, वो उसको अपना कोई परिचित, एक्वेंटेंस यानी कोई पुराना परिचित समझ रहा है, तो जो रेड क्रेप सेलर था उसने भी इस बात से इनकार नहीं किया कि वो नहीं है जो वो समझ रहा है. और उसने सोचा कि अपना परिचित समझ करके हो सकता है कुछ क्रोनर्स मुझे ये दे देगा. तो ये सोच करके he did not say that he is not that person जो कि वो समझ रहा है. और उसने सिंपली इतना ही कहा, ना उसने हाँ किया ना उसने इनकार किया. एंड ही सिंपली सेड कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है भाग्य ने साथ नहीं दिया एंड व्हाटएवर. तो जो आयरन ओनर था उसने कहा कि तुम्हें रिजाइन नहीं करना चाहिए था रेजिमेंट से, यानी कि वो उसको एक सोल्जर समझ रहा था. That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now, of course, you will come home with me to go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That, however, did not please the tramp. No, I couldn't think of it, he said. Looking quite alarmed, he thought of the 30 kroner. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. और वो उसको अपना परिचित समझ करके वो उससे बात कर रहा था. वो उसको अपने घर ले जाना चाहता था कि अब तुम यहाँ नहीं रहोगे और घर चलो, हम लोग साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे और वहां बैठ करके आराम से बात करेंगे दैट व्हाट हैपेंड और कैसे तुम इस पोजीशन में पहुंच गए. अब ये सुनते ही जो ट्रैप था, वो पेडलर था, रेड ट्रैप सेलर, वो डर गया. उसको लगा कि ये खतरा हो जाएगा. उसकी जेब में ऑलरेडी 30 क्रोनर्स रखे हुए हैं. अगर वो इस आदमी के घर चला जाएगा तो उसकी सारी जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी. तो इसके घर जाने का मतलब है लायन के डैन में जाना, अपनी मुसीबत में फंसना. So he refused to go with him. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. वो तो सिर्फ इतना चाहता था कि रात भर वो यहाँ इस भट्टी के पास सो जाए, फर्नेस के पास, और चुपचाप यहाँ से स्नीक अवे यानी चुपचाप जैसे वो अंदर आया था वैसे ही वो यहाँ से बाहर निकल जाए. The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. और जो आयरन मास्टर है उसको लगा कि इसके कपड़े वगैरह जो इतने गंदे हैं और अपना जो हुलिया है उसकी वजह से ये थोड़ा सा घबरा रहा है, शर्मा रहा है घर आने के लिए. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead. As you may already have heard, my boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself. और उसने कहा कि तुम अगर अपने इन कपड़ों वगैरह की वजह से थोड़ा सा डर रहे हो तो मेरा घर इतना बड़ा भी नहीं है कि तुम वहां इस हालत में नहीं जा सको. और वैसे भी एलिजाबेथ यानी कि जो उसकी वाइफ है उसकी डेथ हो चुकी है. एंड ही सेड कि तुम्हें तो पता ही होगा इफ यू जैसा कि वो समझ रहा था दैट ही इज अ फेमिलियर पर्सन. और मेरे जो बेटे हैं वो बाहर हैं, घर पर सिर्फ मेरी सबसे बड़ी बेटी और मैं, हम दोनों रहते हैं.
We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. और उसने कहा कि अभी हम लोग सोच ही रहे थे कि हम दोनों अकेले हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, हमारे साथ कोई नहीं है, तो किस्मत से तुम आ गए हो। सो जस्ट कम अलोंग विद मी, मतलब मेरे साथ घर चलो, हम लोग मिल करके क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे और खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। यहाँ से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, यानी कि इन द नेक्स्ट क्लास। हैव यू अंडरस्टूड? लेसन समझ में आ गया? रीड द लेसन, और अगर कोई भी वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आया है, इफ यू हैव अंडरस्टूड एनी वर्ड, देन यू कैन टेल मी एंड आस्क मी, और अभी भी पूछ सकते हैं